हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपना लीगल हिस्ट्री का सब्जेक्ट स्टार्ट कर चुके हैं और इसका फर्स्ट लेक्चर भी हमने ले लिया था। फर्स्ट लेक्चर का जो टॉपिक था वो था ब्रिटिश सेटलमेंट ऑफ बॉम्बे से रिलेटेड। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके हैं और ये सेकंड पार्ट आता है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बॉम्बे बिफोर 1726। आई होप आपको इसके टॉपिक से समझ में आ गया होगा कि 1726 से पहले बॉम्बे में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का कैसे डेवलपमेंट हुआ, क्या स्टेजेस रहीं। तो बेसिकली हम इस लेक्चर में स्टेजेस को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 3 स्टेजेस में डिवाइड कर चुके हैं हम इसको, जो डेवलपमेंट हुआ बॉम्बे में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को लेकर। तो फर्स्ट स्टेज जो इसकी आती है वो है 1668 से लेकर 1683 तक। ऑलराइट, फर्स्ट स्टेज में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट जुडिशियल सिस्टम हुआ बॉम्बे में वो इस्टेब्लिश हुआ 1670 में। 1670 में फर्स्ट जुडिशियल सिस्टम बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि इस्टेब्लिश किसने करा था? गेराल्ड ऑन्गियर ने। ठीक है, अब ये जो थे ये गवर्नर थे कहाँ के? सूरत और बॉम्बे के। तो इन्होंने जो है एक नया जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया। क्योंकि इसके साथ साथ क्या हुआ, ये जो था जुडिशियल सिस्टम ये उस टाइम का फर्स्ट जुडिशियल सिस्टम था बॉम्बे में। और इस जुडिशियल सिस्टम के अंतर्गत 2 कोर्ट्स इस्टेब्लिश हुई। अब वो कोर्ट्स कौन कौन सी थी? पहली तो आ जाती है हमारी कोर्ट ऑफ कस्टम ऑफिसर की, और सेकंड जो है वो है कोर्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर इन काउंसिल। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे। जैसे कि कोर्ट ऑफ कस्टम ऑफिसर जो है, ऑलराइट, तो उसमें क्या था? देखिए, जो बॉम्बे था, आइलैंड ऑफ बॉम्बे, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। पहला था माझागांव और दूसरा था गिरगांव। मतलब कि ये 2 पार्ट्स थे और इन दोनों पार्ट्स में कोर्ट ऑफ कस्टम ऑफिसर हुआ करती थी। अब ये जो कोर्ट ऑफ कस्टम ऑफिसर है, इनके पास जो जुरिस्डिक्शन था वो सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके का जुरिस्डिक्शन था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम जजेस की बात करें, किस तरीके से जज बैठते थे इसमें, तो बेसिकली इसमें 5 जज होते थे कोर्ट ऑफ कस्टम ऑफिसर में। ऑलराइट, और 5 जज में एक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता था वो इंग्लिश कस्टम ऑफिसर होता था, जो कि कोर्ट ऑफ कस्टम ऑफिसर का क्या होता था? प्रिजाइडिंग जज होता था। और जो दूसरे जजेस थे वो इंडियन जजेस भी इसमें काउंट होते थे। इंडियन जजेस भी इंक्लूड थे कोर्ट ऑफ कस्टम ऑफिसर में। और इनके पास जो सिविल मैटर्स जाते थे, बेसिकली अगर हम सिविल जुरिस्डिक्शन की बात करें तो 200 ज़ेरा फाइन्स से तक के जो मैटर्स हैं, वैल्यू तक के जो मैटर्स हैं, वो कोर्ट ऑफ कस्टम ऑफिसर सुन सकती थी। और अगर हम क्रिमिनल मैटर्स की बात करें तो जैसे छोटे मोटे जो चोरी के केसेस होते हैं, माइनर थेफ्ट केस, जो जिनकी जो वैल्यू होगी वो 5 ज़ेरा फाइन से रिलेटेड होगी। ठीक है, तो वो सब किस में काउंट होंगी? कोर्ट ऑफ कस्टम ऑफिसर के जुरिस्डिक्शन में आ जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? नेक्स्ट हमारा कोर्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर इन काउंसिल का कोर्ट आता है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जैसे आज के टाइम में हमारी सुप्रीम कोर्ट हो गई, ठीक है, हाई कोर्ट हो गई, तो ये एपिलेट कोर्ट है। इसी तरीके से गवर्नर इन काउंसिल वहाँ पे क्या थी? एपिलेट कोर्ट थी। मतलब कि जो कोर्ट ऑफ कस्टम ऑफिसर है वो इन्फीरियर थी कोर्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर इन काउंसिल की। समझ में आई ये बात कि जो डेप्यूटी गवर्नर इन काउंसिल है वो सुपीरियर है, अपीलेट कोर्ट है। वहाँ पे मैटर्स जो हैं वो ज्यूरी के द्वारा सुने जाते हैं। और उसके साथ साथ एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर जो केस है वो इंग्लिश और पोर्तुगीज़ दोनों के बीच का कोई मैटर आता है, डिस्प्यूट अराइज होता है दोनों लोगों के बीच में, तो उसका जो भी सॉल्यूशन निकलेगा वो कौन मैटर सॉल्व करेंगे?
वो इंग्लिश और पोर्टुगीज़ दोनों लैंग्वेज के जजेस इक्वल नंबर्स के होंगे, तब जाके वो मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे पोर्टुगीज़ क्यों वर्ड आया? इसलिए आया क्योंकि देखिए क्या हुआ था, जब हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसमें हमने देखा कि कैसे ये जो आइलैंड ऑफ बॉम्बे है, सबसे पहले सुल्तान बहादुर से जब वो पोर्टुगीज़ के पास गया तो जो पोर्टुगीज़ किंग थे अल्जोंसस, उन्होंने वो जो प्रॉपर्टी थी आइलैंड ऑफ बॉम्बे जो था वो किसको ट्रांसफ़र कर दिया था? ब्रिटेन को, जो कि किंग चार्ल्स सेकंड थे, उनको वो दे दी थी एज अ डॉवरी में, एज अ फॉर्म ऑफ डॉवरी में। तो यहाँ पे इसलिए इस चीज़ का नाम आ रहा है पोर्टुगीज़ वर्ड का, क्योंकि वहाँ पे लोग अब भी पोर्टुगीज़ रह रहे थे। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी कोर्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर इन काउंसिल की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब हम देखते हैं सेकंड जुडिशियल प्लान ऑफ 1672 विच इज़ गिवन बाय गेराल्ड ऑंगियर। ठीक है, गेराल्ड ऑंगियर ने ही फर्स्ट जुडिशियल प्लान दिया था। अब ये जो है दोनों प्लान, जुडिशियल प्लान जो है, दोनों के दोनों फर्स्ट स्टेज में दिए गए हैं। सेकेंड जुडिशियल प्लान के अंतर्गत 3 कोर्ट्स को इस्टेब्लिश किया गया था। फर्स्ट कोर्ट थी कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, सेकेंड कोर्ट ऑफ कंसाइंस एंड थर्ड कोर्ट थी कोर्ट ऑफ अपील्स। कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में क्या था? देखिए, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर इस्टेब्लिश हुई थी सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस को सुनने के लिए। इसमें जूरी सिस्टम था। ठीक है, साथ ही साथ इसमें ये था कि सिविल और क्रिमिनल के साथ साथ प्रोबेट और टेस्टामेंट्री जो केसेस थे, मैटर्स थे, वो सुने जाते थे। सिविल मैटर्स के लिए ये वाली जो कोर्ट थी वंस अ वीक बैठती थी। साथ ही साथ जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उनके लिए 1 महीने में ये वाली कोर्ट बैठती थी। ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट जज रहे जॉर्ज विलकॉक्स रहे। अब इसमें क्या होता है, जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर है इसके लिए जो आइलैंड ऑफ बॉम्बे था उसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया था, और हर सेक्शन में एक जस्टिस ऑफ पीस को बैठा दिया गया, अपॉइंट कर दिया गया एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जैसे कि प्रेजेंट सिनेरियो में डीएम होती है, डीएम की पोस्ट होती है, तो उस टाइम पे जस्टिस ऑफ पीस हुआ करते थे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने जस्टिस ऑफ पीस को क्यों इंक्लूड करा? देखिए, जस्टिस ऑफ पीस को इंक्लूड करने का पर्पस यहाँ पे ये है कि कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में जब कोई भी मैटर चलता था, किसी भी सिविल हो गया या फिर क्रिमिनल हो गया, तो उसका जब ट्रायल चलता था ना, तो उसमें एज अ असेसर काम करता था जस्टिस ऑफ पीस। इसलिए यहाँ पे जस्टिस ऑफ पीस इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो है कंप्लीट होता है। दूसरा जो कोर्ट था कोर्ट ऑफ कंसाइंस, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा कंसाइंस, जो कि एकदम सेंसिबली हो रहा हो मैटर सॉल्व। फॉर एग्जांपल जैसे कि सीपीसी सीआरपीसी पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे समरी ट्रायल्स को पढ़ा था। याद करो, कहीं तो सीआरपीसी में पढ़ा था समरी ट्रायल्स। जब हम सेशन ट्रायल और भी ट्रायल्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे समरी ट्रायल आया था, तो उसी के हिसाब से ये वाला कोर्ट ऑफ सेशन था, कोर्ट ऑफ कंसाइंस था। कोर्ट ऑफ कंसाइंस मतलब कि इन दिस सेंस दैट द जस्टिस वाज वेरी क्विक एंड समरी। ठीक है, जिसमें जस्टिस क्विक एंड समरी दिया जा सके, तो वो क्या कहलाता था? कोर्ट ऑफ कंसाइंस कहलाता था। यहाँ पे ये जो कोर्ट ऑफ कंसाइंस है, जैसे आज के टाइम में समरी ट्रायल्स होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पिटी केसेस जाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत छोटे मोटे केसेस सुने जाते थे कोर्ट ऑफ कंसाइंस में। लाइक 20 ज़ेराफिन्स तक की वैल्यू के जो केस हैं, सिविल केसेस आते थे, और इन वाले कोर्ट्स में जब भी कोई मैटर जाता था उसके लिए कोई भी कोर्ट फी नहीं होती थी, और ना ही इस वाले कोर्ट में ज्यूरी सिस्टम था। ठीक है, तो जज जो है अपनी माइंड से बेस्ट जो वो जजमेंट दे सकता है सिचुएशन के हिसाब से, वो कोर्ट ऑफ कंसाइंस में होता था। नेक्स्ट जो है हमारा कोर्ट, वो है कोर्ट ऑफ अपील्स। कोर्ट ऑफ अपील्स में हमारा जैसे कि फर्स्ट जुडिशियल प्लान में था क्या, कोर्ट ऑफ डेप्यूटी गवर्नर इन काउंसिल, तो यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर इन काउंसिल ही कोर्ट ऑफ अपील्स थी। तो इनकी जो अपील्स हैं, कोर्ट ऑफ जुडिकेचर, कोर्ट ऑफ कंसाइंस, इनसे रिलेटेड अपील जाती थी गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर एंड काउंसिल में। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा कोर्ट्स जो है कंप्लीट होते हैं। अब हम देखते हैं कि सेकंड जुडिशियल सिस्टम में क्या
डिफेक्ट्स थे। तो कुछ डिफेक्ट्स जो मेन है इसके वो ये थे कि जो जज है ना वो पूरी तरीके से फ्रीडम यूज़ नहीं कर पा रहे थे। जो उन्हें फ्रीडम मिली थी अपने जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए लोगों को, गुड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए, तो वहाँ पे वो पूरी तरीके से अपनी फ्रीडम का यूज़ नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ जजेस को प्रॉपरली पेड नहीं होता था, उनकी कोई इनकम जो है प्रॉपरली नहीं। साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव है जैसे कि कंपनी के ऑफिसर्स हैं, उनका जुडिशरी में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो गया था। तो अगर हम बात करें गवर्नर एंड काउंसिल है तो उसका इन्वॉल्वमेंट इन कोर्ट्स में ज़्यादा हो गया था। तो इस वजह से सेकंड जुडिशियल सिस्टम के ये कुछ डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट बात ये आती है फर्स्ट स्टेज की कि यहाँ पे रिवॉल्ट होता है कैप्टन किगविन का इन 1683 में। और ये जो रिवॉल्ट था ये 1 साल के लिए था, यानी कि इस 1 साल में जो ये जुडिशल सिस्टम था ये कोलैप्स कर जाता है। और जो कैप्टन किगविन था उनका क्या अपना जुडिशल सिस्टम था इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिर 1 साल के बाद 1684 में इसको जो आइलैंड ऑफ बॉम्बे है उसको रिकैप्चर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट स्टेज हमारी क्या कहना चाह रही है। नेक्स्ट हम सेकेंड स्टेज को देखेंगे जो कि 1684 टू 1690 तक है। 1684 टू 1690 यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी जो है वो इस्टेब्लिश होता है। यानी कि ये बॉम्बे में इस्टेब्लिश हुआ किसकी तरह, जैसे कि मद्रास में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये जो कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी है इसके पास जुरिडिक्शन था एडमिरलिटी से रिलेटेड, साथ ही साथ मैरीटाइम केसेस जो थे उनसे रिलेटेड। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जो कोर्ट है कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी और जो गवर्नर एंड काउंसिल हैं इन दोनों के बीच डिस्प्यूट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि इनके पास से जो सिविल और क्रिमिनल केसेस का जो राइट था कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी के पास, वो राइट जो है किसने छीन लिया, जो गवर्नर एंड काउंसिल थी उन्होंने ये राइट इनका छीन लिया कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी से। अब उसके बाद क्या होता है, ये तो हुई कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी के बाद। जुरिस्डिक्शन की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसके पास क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन था, सिविल जुरिस्डिक्शन था, मैरीटाइम से रिलेटेड केसेस थे और एडमिरलिटी से रिलेटेड केसेस यहाँ पे आ जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक इसका जो लूप होल रहा वो ये रहा कि कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी और जो गवर्नर एंड काउंसिल थी उनके बीच में डिस्प्यूट इस कदर बढ़ चुके थे कि जो फर्स्ट जज एडवोकेट है ना उनके रिटायरमेंट के बाद कोई भी लॉयर एज अ मेंबर अपॉइंट नहीं हुआ जज एडवोकेट ऑफ कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी का। ऑलराइट, तो आपको आई होप ये जो सेकेंड स्टेज का फर्स्ट पॉइंट है कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी से रिलेटेड वो समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ, जब ये जो रिटायरमेंट हुआ फर्स्ट जज एडवोकेट का, उसके बाद कोई भी लॉयर मेंबर जो है अपॉइंट नहीं हुआ था कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी के लिए। तो जब एब्सेंस हुई लॉयर मेंबर की, तो वहाँ पे कोर्ट फंक्शन नहीं कर सकती थी बिना लॉयर मेंबर के। तो इस वजह से जिस पर्पस के लिए कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी को लेके आया गया था वो पर्पस ही ख़राब हो गया था। अब इसके साथ साथ हमने इसकी जुरिस्डिक्शन की बात कर ली कि इनके पास जो जुरिस्डिक्शन थे, और 1685 में ये जो सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन थे ये गवर्नर एंड काउंसिल ने जो है ले लिए थे कोर्ट ऑफ एडमिरलिटी से। ठीक।
एडमिरल सिद्दी जो है उनका अटैक हो जाता है आइलैंड ऑफ बॉम्बे पे। जब इनका अटैक हुआ तो 1690 में इन्होंने अटैक करा और 1690 से लेकर 17 जो 18 है तब तक जो है ये जो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या रहा इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो इसलिए मुगल एम्परर थे एडमिरल, उन्होंने आइलैंड ऑफ बॉम्बे को अटैक करके कैप्चर कर लिया था और लगभग 30 सालों तक इस पर राज करा था। तो जो 1690 है उससे 30 साल के बाद यानी कि 1780 में एक न्यू जुडिशल सिस्टम हमारा आता है। तो उसको अब हम देखेंगे थर्ड स्टेज में। थर्ड स्टेज जो कि हमारी शुरू होती है 1718 से लेकर 1726 तक। सबसे पहले इसमें कोर्ट ऑफ जुडिकेचर आती है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 25 मार्च 1718 बॉम्बे में। तो इसमें क्या होता है कि इन्होंने इसकी खास बात ये थी कोर्ट ऑफ जुडिकेचर की कि यहाँ पे इंडियन जजेस का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो चीफ जस्टिस इसका इंग्लिश था और 5 अदर इंग्लिश जजेस थे, साथ ही साथ 4 इंडियन जजेस भी इसमें मौजूद थे कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में। अब ये जो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर था इसमें इंडियन जजेस को इन्वॉल्व करने का मकसद ये था कि जो कम्युनिटीज़ हैं बॉम्बे में रहने वाली अदर कम्युनिटीज़ लाइक हिंदू हो गए, मोमडन्स हो गए, क्रिश्चियंस, पोर्तुगीज़ और पारसीज़, इन सब का जो मत है जो रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं वो इंडियन जजेस ही कर सकते हैं। तो इसलिए कोर्ट ऑफ जुडिकेचर को लेके आया गया। तो थर्ड स्टेज जो है सेकंड स्टेज के 30 साल लगभग 30 साल के बाद आती है। और ये जो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूटेड किन किन के द्वारा हुई। 5 इंग्लिश जजेस थे, 4 इंडियन जजेस थे। जुरिसडिक्शन की अगर हम इसकी बात करें तो जुरिसडिक्शन में सिविल जुरिसडिक्शन आता है, क्रिमिनल इसके पास आता है, टेस्टामेंट्री से रिलेटेड, और कोई भी ये एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, जस्टिस को कर सकते थे अकॉर्डिंग टू लॉ, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के द्वारा। और कोई भी अगर रूल्स या फिर ऑर्डिनेंस जो कंपनी ने पास करा है उसके अकॉर्डिंग भी ये अपना डिसीजन दे सकते थे। तो कोर्ट ऑफ जुडिकेचर के पास ये जुरिसडिक्शन थे, साथ ही साथ इनके पास टेस्टामेंट्री से रिलेटेड केसेस भी थे। तो ये हमारा जो लेक्चर है वो थर्ड स्टेज तक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है इसका डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन बॉम्बे बिफोर 1726। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर आप हमको हमारे इंस्टाग्राम पेज @studyghar को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपको सारी जानकारी दे देंगे। सो थैंक यू।